ये जी हो गया हमारा स्क्रीन शेयरिंग एंड आई एम गोइंग टू मल्टीपल पेपर्स। उसमें आप लोग थोड़ी देर बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ द सॉल्यूशंस आर रिपीटेड, क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो सॉल्यूशंस आर वेरी सिमिलर एंड रिपीटेड। तो ये एक वॉइस नोट के नाम से ग्रुप जो मैंने आप लोगों का भी बनाना है नियर द एग्जाम टाइम्स। अच्छा जी, अब कौन आ रहे हैं? राजिया। अस्सलाम वालेकुम राजिया। वालेकुम सलाम। जी बेटे, तो मैं ये सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ आप लोगों के। आपके वॉइस नोट्स का एक ग्रुप मैंने खोला है यहाँ पे, यस। और इसके अंदर मीडिया से मैं काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपके निकाल रहा हूँ, P4s के, सेक्शन बीस के। व्हाई इज इट नॉट गोइंग देयर? या जी बच्चे, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसके अंदर एएस का कंज्यूमर बिहेवियर एडवर्टाइजमेंट, इसको ज़रा बाद में देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व एडवर्टाइजमेंट, लेबर मार्केट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस लीडरशिप एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये अच्छा है। कंज्यूमर बिहेवियर फिर आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे पेपर्स जो हैं मैं आपके अभी खोल के आपको करवा रहा हूँ। लेट मी सी हु एल्स इज जॉइनिंग। अली अहमद, अस्सलाम वालेकुम अली अहमद। वालेकुम सर। जी बच्चों, तो आई एम जस्ट क्विकली टेकिंग आउट सम ऑलरेडी डन सॉल्यूशंस ताकि आपकी एक मैराथन सी प्रैक्टिस में करवा दूं। May June 42 consumer behavior and efficiency. This sounds like what I want to start. Unit 2 question, always able and willing. अच्छा, ये भी अच्छा question है. We might not be able to cover all of them because there are plenty, but let's go one by one. अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मई जून 19 का पेपर है, अपना ही वेरिएंट। आपके जो मैंने मिड्स के लिए किया है वो 5 पेपर्स हैं। ऐसे करते हैं, आपके ये जो पहले असेस ग्रेड्स है उसमें 2 पेपर कर लेते हैं। मई जून 19 जो भी मैं करवा रहा हूँ ये कर लेते हैं, ठीक है। और मई जून 20 भी कर लेते हैं, 2 ये कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दूंगा अक्टूबर नवंबर 21, मई जून 21, ये 2 हो गए। मई जून 18 ये तीसरा, तो 3 पेपर और ऐड हो जाएंगे। टोटल 5 पेपर्स की आप तैयारी करोगे फॉर मॉक्स। उसी बहाने आपके मेजर क्वेश्चन सही हो जाएंगे, रिवीजन काफ़ी हद तक हो जाएगी और बहुत अच्छी तैयारी मॉक्स की हो जाएगी। तो उसके बाद हम बाकी टाइम में और कुछ पेपर्स करके कुछ टॉपिकल रिवीजन जहां आपको रिक्वायर्ड है और सिलेबस कवरेज साथ साथ वो मैं करवाता रहूंगा। मेक सेंस बच्चों? P3 P4 दोनों। P3 P4 दोनों बेटे, बिकॉज मॉक्स में तो दोनों आने। एसएस ग्रेड्स के लिए फिलहाल सिर्फ P4 कर लें, लेकिन P3 P4 दोनों करेंगे आप फॉर मॉक पेपर, सर एक ठीक बार है। ये पेपर्स बाद में लिख के मैं भेज आपको देना। ग्रुप पे बकायदा मैं शेयर पूरे कर दूंगा, ठीक है। अगर चाहोगे तो पेपर्स भी भेज दूंगा, वरना आई वन ऑफ यू डू माई जॉब इजी फॉर मी। मैं पेपर भेज देता हूँ, लेट्स से मोहम्मद, आप उनके पेपर्स एंड मार्क स्कीम्स भेज देना बच्चों को उसी टाइम पे, ठीक है। वुड यू बी एबल टू डू दैट? ओके सर। ओके वंडरफुल। तो लेट्स स्टार्ट विद मई जून 19 वेरिएंट 42 कंज्यूमर बिहेवियर एंड एफिशिएंसी का क्वेश्चन जो है उसका एक पीडीएफ मैं आपको अभी खोल के दिखा रहा हूँ। राइट जी, सो हियर वी आर। ये भी मैं आपको भेज दूंगा आज आपके ग्रुप में। वही रिपीट चीज बार बार होगी, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। कि जो कॉमन क्वेश्चन है उन पे आपकी ग्रिप, पहले 50 मार्क्स हम अपने सिक्योर करें। सेक्शन ए इज ऑलवेज डिफरेंट, उसके ऊपर हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएं उतना अच्छा है। और एमसीक्यूज के पहले ये पेपर्स कर लोगे 5-7, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैंने आपकी क्लासेस टिल राइट टिल दी एंड लेनी है, स्कूल में भी और बाद में ऑनलाइन भी। तो मैं आपको 30-40 पेपर्स वो करवा दूंगा। 1000 एक क्वेश्चन का बैंक मैं आपको करवा दूंगा। फिर कोई वजह नहीं है कि आपके 25 से ऊपर मार्क्स ना आए इंशाल्लाह। Let's start जी। Analyze how an individual consumer's demand curve for a product is derived and consider how this may be linked to its market demand. अब इसमें उसने हमें कोई बताया नहीं है कि आप यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूज करो, कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल। तो यहाँ पे मैंने कार्डिनल अप्रोच ले ली है। वी हैव डन अ क्वेश्चन लाइक दिस वेरी क्लोज अपनी क्लासेस में, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं थे तो दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें अब की टर्म्स क्या है जी? डिमांड कर्व, उसके बाद उसने कहा मार्केट डिमांड, वो बाद में डिफाइन हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद डिमांड।
Demand is the willingness and ability of consumers to buy a product at different prices per period. Ceteris paribus, AS वाली definition. Demand curve, जो उसकी key term थी, shows negative relationship between price and quantity demanded. अगर आप करना चाहते हो तो एक बेसिक डिमांड कर्व लगा दो, प्राइस क्वांटिटी लगा के डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करा दो. अब खुद ही हमने उसको बताया, लेट्स टेक कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. बिफोर डिराइविंग डिमांड कर्व थ्रू कार्डिनल लॉज, अपने तरफ लेके आओ क्वेश्चन को, यही कहता है यूटिलिटी प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो आप कहिएगा बिफोर वी एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन यूटिलिटी प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड. ये आपने करना होगा. So before deriving demand curve through cardinal laws, let's understand a few key terms to be used later. वही यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशंस दे दो. किसी बच्चे को इन तीनों में से कोई डेफिनेशन ना आती हो. वेरी गुड. उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है assumptions. क्योंकि ये 12 मार्क का क्वेश्चन था तो दो assumptions are good enough of cardinal approach. मैं एक बार reiterate कर दूंगा. The cardinal economists assume that consumers have a utilimeter inside them which helps them calculating the exact amount of utility for every unit consumed in whole numbers. Secondly, consumers are rational. They are aware of their incomes, prices of the goods, their substitutes, complete market information they have, and they always prefer more over less. आप और भी कर सकते हैं. MU of money remains constant and consumer can compare and add utility from different goods consumed. तो कोई दो assumptions अच्छी तरह बता दीजिएगा. यहाँ पे बच्चों आपका लेवल 1 4 मार्क्स का खत्म हो गया. डिमांड को डिफाइन किया, डिमांड कर्व का रिलेशनशिप प्राइस से बताया, अप्रोच बताई अपनी, उसके लॉज के सिर्फ नाम गिनवा दिए. फिर डिमांड कर्व डिराइव करने से पहले हम उसको बता रहे हैं कि हम कार्डिनल लॉज पे जाने से पहले हम कुछ की टर्म समझ लें और दो assumptions बता दें. किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम, we've done it umpteenth number of times in the class, but if still there is an issue, please let me know. All right, I guess not. Let's move on to Pehla law. Law of diminishing marginal utility states that with continuous consumption, MU for every next unit consumed is less than the previous one. हम जब भी कोई चीज मुसलसल इस्तेमाल करें उसकी MU गिरती है. सिंपली ये लॉ है. It has a few assumptions such as income, fashion, taste, etc. do not change. Units of consumption are reasonable. Consumption is continuous. बस लिस्ट कर दें. इतना सही आपने. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पे कम मार्क्स आते हैं, ज्यादा मार्क्स इक्वी के हैं. वो मोर देन वन गुड्स का मॉडल है, अनलिमिटेड गुड्स का मॉडल है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको आप ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस. यही क्वेश्चन होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन तो आप मार्जिनल प्राइस बोलते हैं, थोड़ा सा बस आपने कस्टमाइज करना है. सो इफ द एडिशनल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम कंजम्पशन इज मोर देन द प्राइस ऑफ इट, कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन. But if MU is less than price, consumption will fall. But where MU is equal to price, consumer is in equilibrium, total utility is maximized. अब हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. MU कर्व लगाया. लेबल्स प्लीज, जो दिखाना चाह रहे हो प्राइस यूटिलिटी वो लेबल कर दो. प्रॉपर प्राइस एंड यूटिलिटी लिखिएगा, मैंने टाइम बचाया यहाँ पे. वाई एक्सेस पे हमेशा क्वांटिटी आएगा, अनलेस लेबर मार्केट है तो एल आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स. तो बेसिकली MU कर्व लगाया डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि मुसलसल कंजम्पशन से MU गिरती है. इनिशियल प्राइस P0 पे थी, मैं साथ साथ आपको पढ़ रहा हूँ यहाँ पे. एज सीन कंज्यूमर इंक्रीजेस कंजम्पशन फ्रॉम OQ टू Q1 व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम P0 टू P1. पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था ए पॉइंट पे, MU प्राइस के बराबर थी. अब जब प्राइस बढ़ गिरी है तो प्राइस लाइन नीचे आ गई है, MU कर्व ऊपर है जहां मैंने एरो लगाया हुआ है. MU इज ग्रेटर देन प्राइस, कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम में है. He will increase consumption from Q0 to Q1, and at point B again he has received his equilibrium. MU is barabar price. So basically between points A and B is the individual consumer's downward sloping demand curve. किसी बच्चे को इसमें मसला आ रहा हो? Anyone? No? No, Great. sir. Great. उसके बाद हम बोलेंगे जी LDMU, law of diminishing marginal utility, is single good model. And for multiple goods, we use law of equi-marginal utility to derive individual demand. अब इसकी डेफिनेशन बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, जरा ये लर्न करिए. LEMU states that consumer is in equilibrium when he spends
his fixed income on goods with given prices in such a way that MU of the last unit of money spent on all goods is equal. बच्चे लिख देते हैं when MU from all goods is equal. नहीं, हम MU पर डॉलर कंपेयर कर रहे हैं, MU को प्राइस से डिवाइड करके. So let me break down the definition जरा little bit. LEMU क्या कहता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ है? जब वो अपनी लिमिटेड इनकम डिफरेंट गुड्स पे जिनकी प्राइसेस गिवन है इस तरह स्पेंड करता है कि आखिरी रुपया, आखिरी डॉलर MU ऑफ लास्ट मनी स्पेंड से बराबर MU मिल रही है. हर आखिरी रुपया स्पेंड करने से आपको तमाम गुड्स से बराबर यूटिलिटी मिल रही है पर डॉलर. LEMU की इक्वेशन MU of X divided by price of X should be equal to MU of Y over price of Y up till any number of goods. ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे समझते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी सिर्फ दो गुड्स का मॉडल है X and Y. नो नो नो, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ गुड्स. सो ये हो गया जी. फिर हम इसका आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जैक्ट ऐसे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स का MU था 20, प्राइस थी 2, तो MU पर डॉलर आ गई 10. गुड वाई का MU था 30, प्राइस थी 5, तो MU per dollar 6. So as seen in the table, MU per dollar of X is greater than Y. Consumer will buy more of X, less Y. According to law of diminishing marginal utility, मुसलसल consumption से MU of X will fall due to more consumption and MU of Y will rise due to less consumption. Consumer will keep switching expenditure till MU per dollar from both goods is the same. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम, आई एम वेरी श्योर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क. राइट हो. अब बेटे हम आ गए इसके ग्राफ पे. ऊपर देखो गुड एक्स लिखना, एक ही गुड का हम ग्राफ बना सकते हैं. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ था? देखो एट पॉइंट ए, एज सीन इन द फिगर 2. इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट पॉइंट ए where MU of X 0 over price of X 0 is equal to MU of Y 0 over price of Y 0. हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था. अब as the price of good X falls, it makes its MU per dollar greater than that of good Y. Consumer, वही जो हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल दिए, consumer will buy more of X, less of Y. According to law of diminishing utility, MU of X will fall due to more consumption and MU of Y will rise due to less consumption. Consumer will keep switching expenditure till at point B. अब आपने लेबलिंग में क्या ख्याल करना है? MU of X1 जो गिर चुकी है, प्राइस ऑफ X1 जो गिर चुकी है, MU of Y1 जो बढ़ चुकी है कंजम्पशन कम करने की वजह से, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y0. Y की प्राइस में कोई चेंज नहीं. तो अगेन between point A and B is individual demand curve. Horizontal summation या जमा करना of individual demand curve gives us market demand curve. दो डिमांड कर्व लगाए मिस्टर ए मिस्टर बी के. $5 पे ए 10 ले रहा था, बी 20 जमा किया, तो मार्केट डिमांड कर्व एक्स्ट्रापोलेट हुआ पॉइंट ए तक. $4 पे मिस्टर ए 15 ले रहा था, मिस्टर बी 25, मिल मिला के बी पॉइंट पे $40 कंजम्पशन हुई. मार्केट डिमांड विल बी अ लिटिल बिट मोर इलास्टिक क्योंकि दो कंज्यूमर्स इसमें आ रहे हैं. हम अज्यूम करें सिर्फ दो कंज्यूमर्स हैं, लिमिटेशंस दो दे दें. द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल कंज्यूमर इज not very real. We make mistakes, we get influenced by advertisement, impulse buying, fashion वगैरह. Lastly जी, the concept of measuring utility through utilitometer is also a little bit vague. We have an idea how much satisfaction we get but cannot tell exactly how much. बच्चों समझ आ गया? ये इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी और बात करनी है. आई वुड सजेस्ट आप ये रट भी लेना, स्पेशली वो जो मानूर ने जैसे डिटेल में लिखवाया था क्लास में, वो रट लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? यूज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. अब उसमें चॉइस नहीं छोड़ी, अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते, इंडिफरेंस कर्व ही यूज करने. Analysis to distinguish between the effect of increase in income on a consumer's demand for a normal good and for an inferior good. अब बच्चे क्या गलती करते हैं? इनकम वाले केस में वो प्राइस वाले ग्राफ बना देते हैं, पिवटल शिफ्ट वाले. ये बड़ा आसान क्वेश्चन है. इनकम चेंज से इन आईसीसी वाला इनकम कंजम्पशन कर्व वाला कॉन्सेप्ट है. तो जरा तसल्ली से इसको समझते हैं. सबसे पहले उसको बताओ जी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर फ्रॉम द ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर व्हिच इज द लेटेस्ट अप्रोच या लेटर अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. फिर जी इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इट्स अ कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स where consumer gets the same total utility, hence he is indifferent between them. उसे दोनों गुड्स के बंडल से सेम यूटिलिटी मिल रही है तो उन सब बंडल्स पे वो
ही बी इंडिफरेंट, उसको परवाह नहीं होगी कौन सा उठाए। फिर जी दो प्रॉपर्टीज देनी है इंडिफरेंस कर्व की। एक दे दें जी कि इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ अ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स। सेकेंडली इट्स बैकवर्ड बेंडिंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ diminishing marginal rate of substitution. ठीक है, he is willing to give up less and less of y when he buys more of x because उसकी diminishing marginal utility की वजह से x उसकी माइंड में कम हो रही है वैल्यू और y की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो फॉर एवरी एक्स्ट्रा x थोड़े थोड़े y छोड़ेगा, यानी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से बैकवर्ड बेंडिंग है। फिर उसके बाद जी हमने बताया कि वी ऑल्सो नीड बजट लाइन टू फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। बजट लाइन क्या है जी? शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइसेस, उसका बजट है। अब बता दीजिएगा इन डिफरेंस कर्व स्लोप इज एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ एक्स, वो यूटिलिटीज के हिसाब से, एंड बजट लाइन स्लोप इज पी वाई ओवर पी एक्स। समझ आ गई बच्चों? यहां तक कोई मसला? Okay, let's see how consumer equilibrium is reached. In figure 1, where budget line is tangent to indifference curve, utility is maximum in current budget. Basic AB नाम की budget line लगाएं, good Y good X का label, indifference curve को tangent कराएं, E0 लिखें equilibrium पे, X and Y का वो X0 Y0 combination ले रहा था, उसकी utility maximize थी। यहाँ पे आपके L1 के 4 marks receive हो गए। Let's move to L2। वापस जरा क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या कह रहा है आपको। ये तो आपके हर इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही है, पहले 4 मार्क्स वैसे ही हैं। फिर जी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड एंड एन इंफीरियर गुड, 13 मार्क का क्वेश्चन है। पहले हम समझ लें 4 मार्क्स कि इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड पे क्या असर पड़ेगा, ग्राफ बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इंफीरियर गुड्स पे क्या असर पड़ेगा, ग्राफ बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली हम आए जी इक्विलिब्रियम तक हो गया था। A normal good has a positive relationship with income of consumers. When incomes rise, demand rises, and vice versa. Let us see the behavior of normal goods X and Y. दोनों नॉर्मल बनाई हमने टू अ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब वो क्वेश्चन में अगर कहे कि डायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, उससे भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, सेम आंसर है। पूरी बजट लाइन बस शिफ्ट करानी है बेटे। ये वाला ग्राफ आता है, ये थोड़ा सा समझा दूं। ओके, ए बी थी रीजनल बजट लाइन, IC0 रीजनल इंडिफरेंस कर्व था, E0 इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर वाज हैप्पी बाइंग Y0 X0 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स। अब जब इनकम बढ़ी तो उसकी बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हुई है CD पे। अब अगला इंडिफरेंस कर्व हमने जान के ऐसे पॉइंट पे लगाया सेंटर में कि दोनों गुड्स की कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि उनका नॉर्मल गुड्स है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, Y भी ज्यादा खरीद रहे हैं, X भी। आखिरी स्टेप दोनों इक्विलिब्रियम्स में से ICC निकालें, इनकम कंजम्पशन कर्व। वैसे ऊपर डिफाइन करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आप लोग इनकम कंजम्पशन कर्व को डिफाइन कीजिएगा। इट्स अ कर्व दैट गोज थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी या इक्विलिब्रियम बिटवीन इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है ऑलरेडी। ICC स्लोप्स अपवर्ड बिकॉज बोथ गुड्स आर नॉर्मल, हम उनकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं इनकम बढ़ने के बाद। किसी बच्चे को इसमें कोई मसला हुआ हो? सर ICC डिमांड कर्व है। हाँ, आप मुझे बताएं डिमांड कर्व होता सर क्या है, अजर मुझे बताएं। सर कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट गिवन नहीं, वो प्राइस। किस किस, हाँ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है, ये इनकम एंड अच्छा डिमांड का रिलेशनशिप है। ठीक है। सो दिस राइट, इनकम बढ़ी, दोनों यस नॉर्मल गुड्स उससे ज्यादा ली, इनकम कंजम्पशन कर्व। YD में ऊपर तरफ स्लोप करता था ना नॉर्मल गुड्स का, और नीचे की तरफ स्लोप करता था यस सर इंफीरियर की, ये वो कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ठीक अच्छा जी। है यस सर उसके बाद जी एन इंफीरियर गुड हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम। A rise in income will reduce the demand as people will switch away from these goods, second-hand clothing वगैरह, to normal goods. Figure 2 shows X is an inferior good and Y is normal. जिसको नॉर्मल बनाओ, सेकंड इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड आउटवर्ड शिफ्टेड बजट लाइन पे उस तरफ लगा दो। अब देखो Y को Y0 से Y1 हम ज्यादा खरीद रहे हैं, और X को X0 से X1 हम कम ले रहे हैं। ICC कर्व बैकवर्ड बेंड कर रहा है, स्लोप कर रहा है अपवर्ड, बैकवर्ड की तरफ जाके ऊपर जा रहा है, तो इट शोज y इज नॉर्मल क्योंकि उस तरफ हम जा रहे हैं इनकम बढ़ने से, और x से दूर जा रहे हैं, x इज इंफीरियर। समझ आया या थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके,
So as seen in the figure, rise in income shifts budget line from AB to CD. ICC, sorry, income consumption curve slopes backwards, suggesting X is an inferior good. ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों? आखिर में दो लिमिटेशंस दे दो थ्योरी की कि सिर्फ दो गुड्स का ये मॉडल है. रियलिटी में बहुत सारी गुड्स हैं. साथ में इसके अंदर वीकनेस क्या है कि पुराना जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी है उसी की नई फॉर्म है. उसमें एम यू ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स था, इसमें एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई है. उसमें एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई था, इसमें प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स है. बजट लाइन एंड डिफरेंस कर्व की स्लोप्स. समझ आ गया बच्चों या मजीद थोड़ी सी हेल्प चाहिए? ओके. अब क्वेश्चन देखें. एफिशिएंसी का जरा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, चलें कर लेते हैं, अच्छी बात है. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोल्यूशन क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अक्टूबर नवंबर 20 वेरिएंट 42 का क्वेश्चन है. वो कहते हैं रिलेशनशिप मुझे बताओ जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है उसके रिजल्ट में क्रिएट होती है एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन वगैरह, उनका इकोनॉमिक एफिशिएंसी से. अब क्योंकि ये पार्ट जो है ए पार्ट है तो हम इसमें सब कुछ डिफाइन करेंगे. दूसरे पार्ट में उसने कुछ और पूछा था, उसमें दोबारा एफिशिएंसी को एक्सप्लेन नहीं करना. सो पोल्यूशन क्या है जी? अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टीज एंड कॉजेज अ मार्केट फेलियर which leads to over allocation of resources, allocative inefficiency. Basically external cost का market failure simply आपसे पूछ रहे हैं. Are you all following the question? Now that was a question. आप लोग follow कर रहे हैं? Yes, sir. Okay, okay. To establish the relationship between pollution and efficiency, we need to understand the concept of efficiency in economics. Again, key term की तरफ उसको लेके आओ. Efficiency को detail में, briefly on productive, detailed on allocative, क्योंकि ये allocative inefficiency का मामला है. Do I need to go through all those X and efficiencies and technical efficiencies, MSc, MSB's criteria वगैरह? ये सबको अब पता लग गया है वो. मुझे बताएं प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, परेटो सब आती हैं या थोड़ी सी बता दूं? सर थोड़ी सी बता दें एक बार. श्योर. अजर आप एक बार खुद क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो ये चैप्टर, इसलिए फंस रहे हो? Economic efficiency is a situation where output is produced at the least possible cost using least amount of inputs, yani productive efficiency. It also exists because um, goods most desirable by consumers are being made, that is allocative efficiency. Allocative efficiency leads to Pareto optimality, where no one can be made better off without making someone else worse off. Another form of efficiency is dynamic efficiency, when firms reinvest their retained profit into research and development to come up with innovation of products and processes. ये basic definition. फिर productive efficiency के दो criterions बता देना. X efficiency, producing on the lowest average cost curve, नॉट नेसेसरली एट द लोएस्ट पॉइंट. तीन एवरेज कॉस्ट कर्व कराओ लगाओ, तीसरे वाले पे कोई तीन पॉइंट बना दो, ऊपर वालों पे दो पॉइंट, तो बताना ऊपर वाले एवरेज कॉस्ट कर्व्स पे एक्स इनएफिशिएंसी है, नीचे वाले सब पॉइंट्स पे एक्स एफिशिएंसी है. फिर दूसरी उसमें क्राइटेरिया है टेक्निकल एफिशिएंसी, व्हेन एमसी कर्व कट्स मार्जिनल कॉस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट, सो वेयर एमसी इज इक्वल टू एसी. तो बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ गया, डिमिनिशिंग हमने अवॉइड कर ली, वो है टेक्निकल एफिशिएंसी. एलोकेटिव का बताओगे, तीन क्राइटेरियंस हैं. मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस, यानी कंज्यूमर जितनी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं उस गुड के ऊपर प्राइस की शक्ल में, उतने ही स्कार्स रिसोर्सेज प्रोड्यूसर्स ने मार्जिनल कॉस्ट पे लगाए आखिरी यूनिट पे, तो हमने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा एलोकेट किया. फिर मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है, यानी कोई एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एग्जिस्ट नहीं करते. और आखिरी जी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज्ड है, कोई डेड वेट लॉस नहीं, डिमांड सप्लाई लगाओ, एमएसबी एमएससी लेबल करो, वो सारी बात आपको की हुई है पहले. अब सबको क्लियर हो गया या थोड़ा सा और अजर हेल्प चाहिए? क्लियर है. ओके ओके. उसके बाद जी पोल्यूशन पे हमारे इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन पे. पोल्यूशन causes harmful effects on third parties which are not directly involved in production and consumption. These are external costs. Existence of external costs results in divergence or difference between social and private costs. Free market, private sector only considers private costs and ignores external costs such as pollution. Therefore, too many scarce resources are being allocated to the production of harmful third party effects. Here, the resources are inefficiently being allocated and product is overproduced and overconsumed.
समझ आ गया? हम ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे बता दें मुझे। ऑलराइटी, अब इसका ग्राफ आएगा, सिंपल सा बिल्कुल, बल्कि यही मार्केट फेलियर ज़्यादा तैयार कर लो, इसमें सिंपल ग्राफ है। सप्लाई एंड डिमांड पहला क्या शो कर रहा है? डिमांड प्राइवेट बेनिफिट भी है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट्स की हम बात इधर नहीं कर रहे। सप्लाई कर्व अलबत्ता सिर्फ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम मार्केट एंड क्वांटिटी मार्केट पे ओवर एलोकेशन हो रही है। अब अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दी जाए प्राइवेट कॉस्ट में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अब सोशल कॉस्ट बन गया वो वर्टिकल डिस्टेंस जो मैंने डॉट्स में लगाई हुई है बिटवीन टू कर्व्स एट ओरिजिनल क्वांटिटी इज मार्केट मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आया, ई ऑप्टिमम पे क्वांटिटी ऑप्टिमम बनी, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम ओवर एलोकेशन ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल कॉस्ट। सबको क्लियर है या दोबारा एक बार समझा दूं? प्लीज डोंट बी शाय, आई डोंट माइंड। I guess not. So let's now move on. As seen in the figure, free market was producing Q market output. If we add external cost to private cost, supply curve will shift to S1, where MPC will be equal to marginal social cost at optimum output level of society. Quantity market to quantity 1 या quantity optimum सॉरी लिखना चाहिए था is over allocation of resources. This is causing allocative inefficiency. Hence, economic efficiency is not achieved when pollution exists and government intervention becomes desirable. बी पार्ट में उसने कहा था गवर्नमेंट कैसे उसको ठीक करे। कुछ समझ रहे हो? एक मार्केट फिर उसने पकड़ा है और आपके दो पार्ट्स में क्वेश्चन बना दिए। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता दें। All right, let's quickly go through the last part. B part में वो कह रहा है using diagrams discuss whether the policies employed by the government to reduce allocative inefficiency are always effective. 13 मार्क्स। हमने उसकी assertion को पहले explain करना है, अप्लाई करके फिर evaluate करना है कि क्या हमेशा कामयाब होती है कि नहीं गवर्नमेंट। मार्क्स स्कीम कहती है जी एनी थ्री पॉलिसीज उनकी डायग्राम्स इवेल्युएशन कर दो, गुड एंड बैड पॉइंट्स, यू गेट ऑल द मार्क्स। तो पहला केस हम ले रहे हैं indirect taxes की policy. Indirect taxes in the case of external costs and demerit goods. Briefly explain the market failure. External cost अब ऊपर कर चुके उसको ना करें, demerit goods को करें. These are harmful for the consumer, but he underestimates the harmful effects. Private cost को underestimate कर रहा है कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है, cigarettes, alcohol का example दें. Hence they are overconsumed. ठीक है, एंड ओवर प्रोड्यूस। दूसरा उनका मसला है कि सिगरेट्स अल्कोहल के थर्ड पार्टीज पे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट हैं, पैसिव स्मोकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट्स। हेंस फ्री मार्केट ओवर एलोकेट्स रिसोर्सेज टू देम। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कितना लगाना चाहिए? MEC के बराबर, यानी प्राइवेट कॉस्ट को सोशल कॉस्ट में कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट टैक्स लगा के, बिल्कुल वही जो अभी पीछे हम ग्राफ करके आए। ओवर एलोकेशन रिड्यूस हो गई फ्रॉम क्यू मार्केट टू क्यू ऑप्टिमम। बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स टैक्स के कर दें। बेनिफिट्स क्या हैं जी? कि अब हमने सही तरह अगर लगा दिया तो कंजम्पशन कम हो गई, मार्केट फेलियर रिड्यूस हुआ, साथ में जो पे कर रहे थे हमने कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे या नेगेटिव गुड्स बना रहे थे, डीमेरिट गुड्स, उन पे डाल दिया रादर देन थर्ड पार्टीज। तो ये फायदे, लेकिन नुकसान क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत बड़ा गेस वर्क है, एग्जैक्टली पता नहीं लगता। सेकेंडली, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिग्रेसिव इफेक्ट है, अमीर और गरीब में गैप बढ़ा देते हैं। थर्डली, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से या ज़्यादा टैक्स लग जाएगा या कम, मार्केट फेलियर दूर करते करते हो सकता है गवर्नमेंट भी फेल हो जाए। समझ आ रही है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सो पहली पॉलिसी हमने ली इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम जा रहे हैं दूसरी पॉलिसी, इन केस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स or underproduction of merit goods. Briefly explain the market failure. Merit goods are beneficial for the consumer, such as education and healthcare, but he or she underestimate their benefit because of lack of full information. Information failure है, तो they are overproduced and overconsumed. दूसरे नंबर पे इनके एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं थर्ड पार्टीज के लिए। एजुकेटेड हेल्दी वर्कफोर्स होगी तो क्वालिटी ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटपुट ज़्यादा बनेगी, साथ में कंज्यूमर्स के पूरे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा,
So all of those benefits are ignored by free market. They only look at private benefits. तो इस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी दे, सप्लाई कर्व एस से S1 पे जाएगा, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया था, प्राइवेट कॉस्ट से सोशल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, राइट, और हमारे सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट बराबर हो जाएंगे, रिमूव्ड अंडर एलोकेशन। नज थ्योरी तीसरी पॉलिसी। अच्छा, सब्सिडी के बेनिफिट्स प्रॉब्लम, सबसे पहले तो सब्सिडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करती है, प्राइस कम करती है, ज़्यादा लोग मेरिट गुड्स अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन साथ में जो है सब्सिडी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करती है, ज़्यादा फर्म्स इस्टेब्लिश होंगी एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में, उनको अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। लेकिन नुकसान क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट को आइडेंटिफाई, एक्सटर्नल बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट गेस वर्क है। तो सही अमाउंट में सब्सिडी नहीं होगी, ओवर या अंडर सब्सिडाइज हो सकता है। मार्केट फेलियर रिमूव करते करते गवर्नमेंट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से गवर्नमेंट फेलियर का शिकार हो सकती है। सेकेंडली जी, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो सब्सिडीज इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी सस्ते होने के बावजूद। लास्ट जी, नज थ्योरी। नज थ्योरी का पहले बता दीजिएगा, इट्स अ सोशल आइडिया, एथिकल आइडिया, but used in government policy making, reinforcement of a positive behavior through provision of information, leaflets, neon signs, awareness campaigns. अब वो क्या कर रहे हैं? बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशन फेलियर कम हो जाता है, मेरिट डीमेरिट गुड्स का, एक्सटर्नल कॉस्ट का, ग्रीनर प्रोडक्शन की तरफ लोगों का माइंड आ जाता है। लेस ब्लंट देन टैक्सेस एंड लॉज, थोड़ा सटल है, इतना जालिमाना नहीं है लॉज की तरह और टैक्सेस की तरह सर पे मार दिया। प्रॉब्लम्स आर, अक्सर नजेस को इग्नोर कर दिया जाता है, एंड दे आर ओनली बेनिफिशियल लॉन्ग रन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। Evaluative comment, the government can use various policies to try and reduce market failure of allocative inefficiency. However, they have their limitations and side effects. Government lacks information as well. Hence, overcome karna fully possible nahi hai. But yes, government intervention is desirable and does reduce market failures. जी मेरे बच्चों, any questions? सर एक बार इवैल्यूएशन रिपीट कर देंगे? श्योर मेरे बेटा, ये वीडियो भी मैं लगा दूंगा। इवैल्यूएशन क्या है? हमने 3 पॉलिसीज़ बता दी, साथ-साथ ही उनके नेगेटिव्स बताए थे और पॉजिटिव्स वो एनालिसिस के साथ इवैल्यूएटिव कमेंट्स हो रहे थे। अब हम एक समरी सी दे रहे हैं। So as discussed above, government can use various policies like nudge theory, subsidies and indirect taxes, etc. to control the over and under allocation of resources for merit, demerit goods, external costs and ये क्या इसको बोलते हैं, external benefits, etc. However, all government policies have side effects, negatives, and government is unable to calculate the right amount of external benefits and costs, hence may end up over or under allocating resources. Government intervention mostly does reduce market failure, but sometimes government failure may be bigger than market failure. But it is desirable, and government should intervene when there are existence of externalities and other market failures. जी अजहर, समझ आ गया मेरा बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो गया जी हमारा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, सॉरी, ये हमारा हो गया पहले वाला। अब एक डॉक्यूमेंट मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये है जी मई जून 18 कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस लीडरशिप, लेबर मार्केट एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इंडिफरेंस कर्व्स, एडवर्टाइजमेंट एफिशिएंसी, क्वेश्चन लिंक बिटवीन, ये हो गया 2011 का। ये एडवर्टाइजमेंट वाला मैं आपको बाद में करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइस लीडरशिप भी देखी जा सकती है। हाँ, अभी देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का प्राइस चेंज वाला क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से दिखा दूं। उप्स, कंज्यूमर बिहेवियर का मई जून 18 का क्वेश्चन नंबर 2। Discuss using indifference curve analysis how the impact of an increase in indirect taxation on the quantity demanded of a good depends on whether it is a normal or inferior good. सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूज करने हैं, आप वो यूज नहीं कर सकते कार्डिनल अप्रोच। तो इसके अंदर अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है गुड के ऊपर, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड कैसे इंपैक्ट होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन का स्केच समझ आ रहा है बिफोर आई गो ऑन टू द आंसर?
तो अगेन Yes, सेम sir. चीज जी, हाँ क्लियर है ना, ओके। अगेन सेम चीज जी, अप्रोच हम बताएंगे ऑर्डिनल है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। फिर जी इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स where the consumer gets the same total utility, hence is indifferent on all combinations। दो प्रॉपर्टीज बता दें, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें डिटेल दी हुई है, एंड बैकवर्ड बेंडिंग है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज हाउ many units of y are given up for one more unit of x। As he consumes more of one good, let's say x, his mu falls according to law of diminishing marginal utility, hence he's willing to give up less and less of y, decreasing opportunity cost की वजह से ये backward bend हो जाता है। We use budget line, फिर दोबारा वही सारा आंसर है, all combos of two goods that a consumer can afford in his limited income and given prices, along with indifference curves to establish consumer equilibrium। बजट लाइन लगाई, उसको ए बी का नाम दे दें, डिफरेंस का वाई सी जीरो, इक्विलिब्रियम लगा, वाई जीरो एक्स जीरो पे कंज्यूमर का मैक्सिमाइज हो चुकी थी यूटिलिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ग्राफ को। यहाँ पे आपका लेवल वन खत्म हुआ। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी थी जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स एंड रेज कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, कोई एग्जांपल दे दो, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह। प्राइस चेंज कॉजेज प्राइस इफेक्ट, फिर वही सारी थ्योरी। हमने कहा ना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगी, तो एज अ रिजल्ट प्राइस चेंज विल कॉज प्राइस इफेक्ट। ग्राफ के वरी से ज्यादा पहले आप लोगों को ये सारे इफेक्ट्स वगैरह सही एक्सप्लेन करने, इनके 6 से 7 मार्क्स आपको मिल जाते हैं 12-13 में से। सो फर्स्ट गेट योर सेफ्टी नेट, फिर उसके बाद ग्राफ्स पे फोकस। सो प्राइस इफेक्ट क्या है जी? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सिट्रस वेरिएबल साथ लिख दें। प्राइस इफेक्ट के अंदर दो और इफेक्ट्स हैं, इनकम इफेक्ट which is the change in consumption due to change in real income as the result of price change। बच्चे इसमें लिख देते हैं जिस change in consumption due to change in income, नहीं, real income purchasing power प्राइस इफेक्ट है, ये उसका हिस्सा है। इनकम चेंज नहीं हुई उसकी, प्राइस ज्यादा या कम होने से रियल इनकम चेंज हुई और उससे कंजम्पशन पे इफेक्ट आया। सो income effect which is the change in consumption due to change in real income as a result of price change, and substitution effect is which is if one good becomes cheaper, consumer prefers it over relatively expensive good। यहां तक सबको क्लियर है? हम लेवल वन पीछे खत्म करके लेवल टू ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन? ओके। फॉर नॉर्मल गुड्स पहले थोड़ा बता दीजिएगा, दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम एंड नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। तो सिंपली इसके मैंने यहाँ जल्दी की है, पहले इफेक्ट बताने चाहिए थे। सारे इफेक्ट्स पॉजिटिव हैं फॉर प्राइस फॉल, लेकिन इस केस में प्राइस राइज है, सॉरी, सारे इफेक्ट नेगेटिव हैं फॉर प्राइस राइज। व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूशन, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट सब नेगेटिव होंगे। अब इसका ग्राफ देखिएगा। ए बी ओरिजिनल बजट लाइन थी, हम ई जीरो पे इक्विलिब्रियम में थे, आई सी जीरो, उसके साथ टेंजेंट था एक्स जीरो, हम ये गुड खरीद रहे थे। अब जब प्राइस बढ़ी है इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से गुड की, एक्स की, तो ए बी से ए सी पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हुई बजट लाइन। टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम उसकी रियल इनकम को जो कि अब प्राइस बढ़ने से गिर गई थी वापस ऊपर ला रहे हैं इमेजिनरी बजट लाइन लगा के। रेड कलर में डीएफ नाम की बजट लाइन लगाई हमने, जहां वो टेंजेंट हुई हमारे इंडिफरेंस कर्व से ईएस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन। सो एक्स जीरो से एक्स एस नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और नया इंडिफरेंस कर्व हमने E1 नई बजट लाइन AC पे ऐसे लगाया कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट भी आए, क्योंकि दोनों इफेक्ट नेगेटिव होते हैं नॉर्मल गुड्स के प्राइस राइज के। तो एज अ रिजल्ट पूरा प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव। अब E0 और E1 को एक्सट्रापोलेट करना है, ES इमेजिनरी है। ये बेटे हमने कई बार प्रैक्टिस की है, बट आई यू कॉन्फिडेंट? समझ आ रही है? आई गेस यस। तो लेट्स मूव ऑन टू इंफीरियर गुड। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने जुबानी बताई आपको, इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम and a negative relationship with income and also a negative relationship with price. So when price of an inferior good rises due to tax, substitution effect will be negative, but income effect will be positive because real income गिरी थी, हम ज़्यादा normal goods से हट के inferior goods पे आ जाएंगे। But for inferior goods, substitution effect is always bigger than income effect, hence price effect remains negative। अब देखो ये तरह थोड़ा जम्बल्ड अप सा ग्राफ है। इनिशियल इक्विलिब्रियम ई जीरो पे था, जहां बजट लाइन ए बी टेंजेंट थी इंडिफरेंस कर्व हमारे ओरिजिनल से, आई सी जीरो से एक्स जीरो कंजम्पशन थी। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, ए सी पे बजट लाइन शिफ्ट हुई, हमने उसकी रियल इनकम गिरने की वजह से
इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करने के लिए एक डमी शैडो बजट लाइन, इमेजिनरी बजट लाइन लगाई DF, जहां वो ऊपर वाले हिस्से में टेंजेंट हुई है ओरिजिनल डिफरेंस कर्व को। x0 से XS लाल कलर वाला हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। रियल इनकम गिरी थी, इंफीरियर गुड को ज्यादा खरीदेंगे, इनकम इफेक्ट XS टू XY बीच में लगा के हमने पॉजिटिव किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से। अभी भी कंजम्पशन बढ़ रही है प्राइस कम होने से, सिर्फ जरा इनइलास्टिक डिमांड है, क्योंकि एक इफेक्ट पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अगेन E0 और E1 को एक्सट्रापोलेट करना है आपने। पहले लो प्राइस पे E0 नीचे तक चले जाएं A पॉइंट पे, और फिर हायर प्राइस पे B पे रुक जाएं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया। सो दैट इज द एंड ऑफ योर आंसर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बस एंड पे एक थोड़ा सा इवैल्यूएटिव सा कमेंट है। एज सीन, डिमांड फॉर बोथ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स फॉल्स when tax is imposed, but less responsive for inferior goods due to income effect being positive for a price rise. PED is low for inferior goods and high for normal goods. जी बच्चों, any confusion, any question here? ओके, गिफिन गुड का मैंने वैसे एहतियातन प्रैक्टिस करवा दी है। अगेन AB ओरिजिनल बजट लाइन, IC0 ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, X0 ओरिजिनल कंजम्पशन पॉइंट। AC पे बजट लाइन आई जब प्राइस बढ़े, लेट्स से टैक्स की वजह से, तो हमने उसकी रियल इनकम को, जब वो गिर गई है, उसको वापस ऊपर ले जा रहे हैं इमेजिनरी बजट लाइन लगा के DF, ऊपर वाले पार्ट में जहां वो टेंजेंट हो रही है E0 से ES इज द X0 टू XS नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब गुड्स का सेम है। इनकम इफेक्ट अलबत्ता गिफिन का बहुत बड़ा होता है, और इस केस में पॉजिटिव, क्योंकि रियल इनकम गिरी थी, उसने पूरा नीचे से देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे किया है, और ओवरऑल प्राइस इफेक्ट छोटा सा ऊपर नजर आ रहा है, X0 से XY पॉजिटिव हो गया। ये समझ आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा मुझे बता दें, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? E0 को एक्सट्रापोलेट किया, E1 को एक्सट्रापोलेट किया, तो नोट करें डिमांड का ऊपर की तरफ स्लोप हो रहा है, इसका प्राइस से पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है हमेशा बाकी गुड से हट के। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस वन। एनी क्वेश्चन? हमने कंज्यूमर बिहेवियर के अब तकरीबन सारे एंगल्स कर लिए। एडवर्टाइजमेंट वाला मैं किसी वक्त और करवा दूंगा आपको, प्राइस फॉल, प्राइस राइज, इनकम चेंज, फिर डिमांड कर्व कैसे निकलता है, सारा कुछ हमने इंडिफरेंस कर्व से और कार्डिनल अप्रोच से कर लिया है। राइट बच्चों, आर यू फ्रेश इनफ? एक और क्वेश्चन करवा दूं, फिर क्लास बंद कर देता हूं। हेलो, किधर हो सारे? करवा दे सर। ओके, इधर ही हो सर। ओके ओके ओके। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, आपकी रेpertoire समझते हो, आपकी रेंज बढ़ाना चाह रहा हूं। तो समवेयर हियर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्राइस लीडरशिप एंड, हाँ प्राइस लीडरशिप आपने नहीं पढ़ी अभी, ओलिगोपोली की वीडियोस के बाद ही कर सकूंगा, सॉरी। तो मैं आपको अभी कौन सा करा दूं, एफिशिएंसी भी हो गया, लेबर मार्केट का एक पढ़ा था, वो देख लेते हैं जल्दी से। लेबर मार्केट, प्रोडक्शन कॉस्ट, पूरा ये मॉडल आंसर, ऑल्दो मैंने थोड़ा ये ब्रीफली करवाया था, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको मैं कई बार करा चुका होता हूँ इस स्टेज पे आते हुए, तो पास्ट हुए सेशन में जरा ब्रीफली करवाया था। डिस्कस हाउ वेजेस आर डिटरमिन्ड इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट, पहला हाफ। एंड इफ देयर आर imperfections इन द रियल वर्ल्ड लेबर मार्केट, डज इट मीन थ्योरी हैज नो रेलेवेंस? ये हमने क्लास में भी किया है शायद 2 बार। So what is the key term? Wage. Wage is the reward for labor for providing their services. Perfect labor market को introduce कराते हैं through its assumptions या features. वही perfect competition वाली बात, large number of buyers and sellers of labor who are all wage takers. Homogeneous labor है, identical skills हैं workers की market में, perfect knowledge है firms की भी workers की, workers को पता है कहाँ कहाँ job है, क्या working condition है, क्या wages है, firms को पता है labors की skill कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, क्या क्या उनकी efficiency है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लेबर, यानी जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल दोनों मोबिलिटीज हैं। क्लास छोड़ के ना जाइएगा एंड तक, मैं आपको ना एक बार वो स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस आपकी 2 दिन की मैं लगानी है। राइट जी, उसके बाद फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स, परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में MCMR पे प्रोड्यूस करते हैं, इसमें MCL यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पे हायर करते हैं। In a perfect labor market यानी industry, wages are determined through simple demand and supply. Demand and supply से equilibrium बना, wage rate W0, labor L0। अगर किसी वजह से वेज ऊपर या नीचे जाती है, सरप्लस शॉर्टेज क्रिएट होगा, खुद ही वापस आएगी। ये सबको आता है ना बेटे? मुझे बता दें।
ओके, मतलब तब से तैयार होना शुरू हो गया। तो उसकी एक्सप्लेनेशन थी फिर जी, वेज डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट मार्केट्स फर्म। हम पहला हाफ अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हाउ आर वेजेस डिटर्मिन्ड इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट। पहले मार्केट किया, आप फर्म का कर रहे हैं, फिर दो इम्परफेक्शंस, ट्रेड यूनियंस, मोनोपोलीज, और उसके बाद छोटे छोटे बाकी इम्परफेक्शंस को लिस्ट करके इवेल्युएट करेंगे। यहाँ तक खत्म हो गया जी इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफ की करके। फॉर अ फर्म, परफेक्ट लेबर मार्केट फर्म, wage is determined through marginal revenue productivity theory and marginal cost of labor theory. What is marginal revenue productivity? Revenue productivity, it is the additional revenue earned by the firm for one extra worker hired. It is the product of, यानी multiply करो बीच में, MR, which is the additional revenue earned by selling one extra unit of a product, and MPP, marginal physical product, additional output produced by every extra worker. तो ग्राफ डिमांड कर्व निकाल के दिखाते हैं जी। MR, परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में हर प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बिक रही होती है, होमोजेनियस गुड्स होती हैं, तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और MR होता है। इसको जब MPP में मल्टीप्लाई किया, जो पहले ऊपर जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लॉ की वजह से, वर्कर्स के पास मशीनरी आसानी से अवेलेबल है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट बढ़ रही है हर वर्कर की, फिर गिरना शुरू हो जाती है, टू मेनी वर्कर्स स्टार्ट शेयरिंग टू फ्यू मशीन्स। उसको जब मल्टीप्लाई किया, बराबर शिफ्ट हुआ MPP कर्व MRP कर्व पे। लेबल जरा ध्यान से, पहले का MRN क्वांटिटी, दूसरे का MPN क्वांटिटी, तीसरे का MRP। सबको ये क्लियर है? उसके बाद बेटे ये सारी एक्सप्लेनेशन उसकी, फर्म का कैसे वेज डिटर्मिनेशन होती है डिमांड सप्लाई के थ्रू। जो इंडस्ट्री में वेज है, सब फर्म्स उसी पे हायर करती हैं, सब वर्कर्स उसी पे काम करने पे मजबूर हैं। सप्लाई इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, परफेक्ट इलास्टिक कर्व। MRP लगाया डिमांड कर्व, जितनी देर मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा था हर एडिशनल वर्कर का, MRP ज्यादा था MCL से, प्रॉफिट हुआ। E0 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ इनकी हायरिंग पे। उसके बाद लॉसेस शुरू हो जाएंगे मार्जिनल, तो फर्म विल स्टॉप हायरिंग एट L0। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन। अब जी हम आ गए, however under a perfect labor market, however a perfect labor market does not exist due to its unreal assumptions such as homogeneous labor, free entry and exit for labor, etc. In reality, there might be imperfections such as monopsony, buyer of labor and trade unions, etc. Monopsony आपने हेडिंग नहीं देनी। Monopsony is when one single buyer exists in a particular market, dominate कर रहा है मार्केट को। फीचर्स क्या हैं जी? वेज सेटर्स हैं, वेज टेकर्स नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, सेम MCL MRP पे प्रोड्यूस करते हैं। सप्लाई कर्व एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, तो जब भी ज्यादा वर्कर हायर करने हैं, वेज बढ़ानी पड़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट तेजी से ऊपर जाएगी। ये ग्राफ दोबारा करवा दूं, वैसे क्लास में आप लोगों ने सबने ठीक बनाया था, बट आई वांट टू नो कि इसका आता है या थोड़ा सा दोबारा बनवा दूं। बनवा दूं, ऑलराइट, लेट्स डू इट वेरी क्विकली। ये आ गया जी हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट। अब मैं इसका तो लगा दूं चार्ज पे, जस्ट अ सेकंड जी। ये हो गया जी हमारा चार्ज सेट। आई थिंक आई एम ऑल गुड टू गो नाउ, राइट। सो मैं सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, अबाउट द फॉर्मेटिंग ऑफ इट। ये देखिए 4 स्टेप्स हैं बच्चों, बहुत आसान ग्राफ है। चलें कलर्स आने दें, मैं क्या करूं, लगा दूं चार्जर, मुझे मिलेगा नहीं भी थोड़ी देर में। चलें ऐसे ही करते हैं। इधर आ गया जी वेज, और इधर आ गया लेबर, और इधर जीरो लगा देते हैं। जीरो से लगाएं पहले सप्लाई कर्व, सप्लाई इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। डिस्टर्ब तो नहीं हो रही इन डब्बों से, मुझे बता दें, मैं लगा देता हूँ चार्जर अपना। ये जो साइड पे वो हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी वजह से गड़बड़ तो नहीं हो रही, बता दें मुझे। ओके ओके। फिर हमने लगाया जी जीरो से ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ऊपर जाएगा जरा MCL। अब डिमांड कर्व लगाएंगे MRP, जहां MCL MRP इकट्ठा हुआ, इक्विलिब्रियम बन गया मोनोप्सनी का। वेज देनी चाहिए थी W स्टार पे, लेकिन लेबर मोनोप्सनी हायर की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे A पॉइंट पे अपने सप्लाई कर्व यानी एवरेज कॉस्ट कर्व के मुताबिक वेज मोनोप्सनी दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
अगर यही परफेक्ट लेबर मार्केट होती तो सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू इक्विलिब्रियम आता, कंपेटिटिव डिमांड सप्लाई के थ्रू वेज ज्यादा होती, वर्कर्स वेज कंपटीशन ज्यादा हायर होते, दोनों काउंट्स पे मोनोपोली एक्सप्लॉइट कर रही है। समझ आ गया बच्चों? अब बना बनाया जरा साफ डायग्राम देख लेते हैं। ये पहले सप्लाई कर्व लगाएं, फिर एमसीएल, फिर एमआरपी लगा के एमसीएल एमआरपी का नंबर ऑफ वर्कर्स एलएम करें, लेबर मोनोपोली। वेज ज्यादा देनी चाहिए थी, दे रहे हैं अपने सप्लाई कर्व यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर के मुताबिक। परफेक्ट मार्केट होती तो डिमांड सप्लाई के थ्रू ईसी पे इक्विलिब्रियम आता, वर्कर्स ज्यादा हायर होते, वेज ज्यादा होती, दो काउंट पे ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन रिमूव कौन करेगा? ट्रेड यूनियन दूसरी इम्परफेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उनके दो तीन रोल्स बता दें। They negotiate for higher wages and improved working conditions such as workplace temperatures, paid holidays, maternity, paternity leaves, um, better promotional facilities, better health facilities वगैरह। अगर ट्रेड यूनियन निगोशिएट करती है परफेक्ट लेबर मार्केट के एम्प्लॉयर्स के साथ, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी। ठीक है, ये देखिए, ये वो वाला ग्राफ, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वेज थी डब्ल्यू, नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड वर एल। परफेक्ट लेबर मार्केट में मोनोप्स ट्रेड यूनियन ने मिनिमम वेज लगा दी डब्ल्यू यू पे, और सब वर्कर्स उनके मेंबर्स थे, तो किसी ने अपने आप को सप्लाई नहीं किया, नीचे वाला सप्लाई कर्व खत्म हो गया। अब स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व एमसीएल इज इक्वल टू एसीएल, और बाद में अगर ए पॉइंट के बाद भी वर्कर हायर करने हैं, जितने अपने आप को सप्लाई करें उससे बाद, तो वेज बढ़ानी पड़ेगी। एमसीएल विल बी ग्रेटर देन एसीएल, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग खराब होगी। तो ये हो गया जी। अब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई? L1 टू L2, डिमांड सिर्फ L1 है वर्कर्स की डिमांड कर्व ऑफ लेबर के मुताबिक, सप्लाई L2 है। जॉब लॉसेस आर फ्रॉम L to L1, तो बेसिकली एक्सप्लेन हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट विल अकर डिपेंड्स ऑन पीडी एंड पीईएस ऑफ लेबर। अगर ट्रेड यूनियन के खिलाफ मोनोपोली आए, बायलैटरल मोनोपोली, दोनों ही पावरफुल हैं, एक कंप्लीट बायर ऑफ लेबर है और एक कंप्लीट सप्लायर ऑफ लेबर है, सारे वर्कर्स उसके मेंबर है ट्रेड यूनियन के, तो इस केस में ना सिर्फ वो हायर वेजेस करवा लेंगे बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है। ये ग्राफ दोबारा करवाऊं या याद है? बचाज क्विकली। याद है? चलें जी, फिर थोड़ी सी अदर इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद आपके नोट्स में सारा कुछ है। अदर इम्परफेक्शन सच एज मिनिमम वेज लॉ बाय गवर्नमेंट, वो भी सेम ग्राफ बनता है, ये वाला सेम मिनिमम वेज मिनिमम WM लिख दीजिएगा रादर देन वेज यूनियन। और फिर उसके बाद लेबर इमोबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये थोड़े से बता दीजिएगा। इवैल्यूएशन क्या है जी? As discussed above, economic theory is precise in explaining wage determination in a perfect labor market, but it may not exist due to some of its unreal assumptions. Example, homogeneous labor, free entry and exit. The theory can be adapted to explain imperfections such as monopsony and trade unions. However, it only provides rubrics, yeah, basics to understand imperfections, and cannot fully explain the complex real world labor market. जी मेरे बच्चों, कुछ पूछना हो? Okay, जी, let me just quickly take your attendance. 6 of you are absent and 10 of you are present. उबैद नहीं आए, ग्लेयरिंगली जो मुझे ध्यान में आ रहा है। अहमद नुमान नहीं आए, और कौन नहीं आए? Let me just quickly take your attendance first. यहाँ तक मैंने अरहम तक ले लिया था शायद, हाँ जी। अजहर, रिदा, ये आखिरी 6 बच्चे रह गए। डन जी। अच्छा, अब आपका जो असेस ग्रेड्स का टेस्ट है, राजिया वाज टू क्विक इन लीविंग, असेस ग्रेड्स का टेस्ट है वो हम कर रहे हैं मेरा बेटा ऑन फ्राइडे। आप लोग 10:30 10:15 तक आ जाइएगा, इन्विजिलेशन रेडी होगी, सारा कुछ रूम बता दूंगा आपको उससे पहले। 3 पेपर्स हैं, रिदा आपने पोस्ट किए थे, कैन यू प्लीज रीपोस्ट देम? वैसे मुझे याद तो है, अक्टूबर नवंबर, आपने 2 कहा था। 3 पेपर, चले अब 2 कर देते हैं जी, 2 कर देते हैं। सर आपने 2 कहा था। 2 कर देते हैं मेरा बेटा, 2 कर देते हैं। मई जून 20, मई जून 21, हाउ अबाउट दैट? या अभी 19 का कहा था शायद, अभी 19 का बोला था, चलें
अभी वो करें 1920 के कर दें, मैं भी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है? और उमर मोहम्मद आप वो वाले पेपर पोस्ट कर दीजिएगा विद मार्क स्कीम। मैं ये सॉल्यूशंस भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया? आई गेस वी आर ऑल क्लियर, राइट? मैं क्लास बंद कर दूँ? Yes, sir. Yes, ओके sir. मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग बंद करके सेव करो, आप लोग जा सकते हैं।